अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर फर्स्ट ईयर सिंटेक्स बोर्ड जामशोरो का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन मोशन, जिसे हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे टाइप्स ऑफ मोशंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। ठीक है, तो जरा दिल थाम के बैठें, बिल्कुल फोकस करके इस लेक्चर को देखें। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आएगा। देखिए जी, हमारे पास जो मोशंस होते हैं, अगर हम मोशंस की बात करें, ठीक है, अगर हम मोशंस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मोशंस की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस वी हैव, जो हमने अभी डिस्कस करनी है। ठीक है, कितनी है? देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, पहली जो टाइप हमारे पास है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और इस ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर मोशन का नाम भी देते हैं। इसको हम लीनियर मोशन का नाम भी देते हैं। ठीक है ना। और जो सेकंड टाइप डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होती है उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ठीक है। The second one is rotatory motion, and this motion is also known as angular motion. This motion is also known as angular motion. Dear students, हम पहले बेसिक चीजें ट्रांसलेटरी मोशन की डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन है क्या। ठीक है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेटरी, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? फर्ज करें कि आपके पास ये एक डब्बा है, मौजूद है, और इस डब्बे के अंदर आपके पास और मुख्तलिफ साइज, मतलब छोटे छोटे साइज के डब्बे मौजूद हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि भाई इस डब्बे को मुझे डिस्प्लेस करना है डी, और इसको डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगेगा वो टी होगा। तो लाजमी सी बात है, इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट करने के लिए मुझे इस पर क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। तो क्या ये बगैर फोर्स के मूव कर सकता है? तो आप जवाब देंगे कि नहीं सर, दिस इज इम्पॉसिबल। ये जो बॉक्स है ये बगैर फोर्स के मूव नहीं कर सकता, इसमें डिस्प्लेसमेंट बगैर फोर्स क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस डब्बे के साथ इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं बाकी ये सारे डब्बे। ठीक है, उस तरह के मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट करें कि आपके पास एक बॉल है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई F। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि भाई ये जो बॉल है, ये बॉल 10 एटम से मिलकर बनी है। कितने एटम से मिलकर बनी है? 10 एटम से। इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया D, और ये बॉल इस पॉइंट A से पॉइंट B पर आकर पहुंच गई है। हम ये कहते हैं कि भाई इसके बॉल के साथ इसके जो 10 एटम्स थे वो तमाम के तमाम ने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है। इसके मोशन को भी क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लीनियर मोशन का नाम भी देते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे कि इफ, इसकी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि इफ all the particles, if all the particles are moving, are covering equal distance in equal interval of time, in equal interval of
will of time. So this type of motion is known as translatory motion. मतलब ये कि ऑब्जेक्ट के साथ उसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो भी मूव करें, उस तरह के मोशन को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास होता है, मैं भी इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा जो मेन टॉपिक है आखिर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमारे पास बेटे जो नेक्स्ट मोशन होता है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। उसको हम क्या कहते हैं सेकंड नंबर पे, रोटेटरी डियर स्टूडेंट, इट इज नॉन एज रोटेटरी मोशन। ठीक है रोटेटरी मोशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रोटेटरी मोशन हैज टू टाइप्स। पहली जो टाइप इसमें होती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है रोटेटरी के पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक ऑर्बिटल मोशन होती है। अब ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? सपोज करें कि ये सन है, ठीक है, बीच में क्या है हमारे सोलर सिस्टम के एक सन मौजूद है। ठीक है अब इसके जो राउंड में है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, कुछ इस तरह से, ये छोटा है, ठीक है, फिर इस तरह से ये ऑर्बिट बड़े होते जाते हैं। अब यहां पर मरकरी है, तो वीनस है, और फिर ये अर्थ है। बेटा ये जो मैंने गोल गोल लाइनें बनाई हैं इन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स। ठीक है ये अर्थ इस ऑर्बिट के ऊपर जो सर्कुलर मोशन कवर कर रही है, दिस इज नॉन एज ऑर्बिटल मोशन। इसे क्या कहा जाता है? या इस अर्थ के डियर स्टूडेंट इसे क्या कहा जाता है? या इस अर्थ के मोशन को कहा जाएगा ऑर्बिटल मोशन। ठीक है ऑर्बिटल मोशन। बेसिकली ऑर्बिटल मोशन है क्या हमारे पास? एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ moving on circular path when axis of rotation is not passing through it। ये मेन पॉइंट है। ठीक है is not passing through it, so this type of motion is known as orbital motion। ठीक है अच्छा जी अब हम आते हैं स्पिन मोशन के ऊपर कि स्पिन मोशन क्या होता है। सेकेंड टाइप हमारे पास है स्पिन मोशन की। ठीक है स्पिन मोशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास? देखिए जी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अब ये एक कार है, अब ये कार जैसे भी बनी है, ठीक है, और इस कार का ये व्हील है। ठीक है क्या आप एक जगह पर रहकर इस व्हील को रोटेट कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी। बेटा इस व्हील को रोटेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? टॉर्क की। किसकी जरूरत होती है? टॉर्क की। ठीक है इसकी जरूरत होती है, टॉर्क की जरूरत होती है। और किसी ऑब्जेक्ट को सीधा मूव करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फोर्स की। इन दो मेन पॉइंट्स का मतलब क्या है? इन दो मेन पॉइंट्स का मतलब ये है कि लीनियर मोशन की जो स्टार्टिंग है वो फोर्स करता है, और रोटेटरी मोशन या एंगुलर मोशन की जो स्टार्टिंग है, ये एंगुलर मोशन क्रिएट कौन करता है? टॉर्क करता है। ठीक है तो अब यहां पर ये एक फिक्स जगह पर रहकर मूव कर सकता है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस टायर, जिसको हम एक्सेल भी कहते हैं। ठीक है ये एक ऐसा एक्सेल होता है जिसके जरिए ये टायर मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, साइकिल का हो, एक जगह पर फिक्स जगह पर रहकर मूव कर सकता है। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट एक जगह पर रहकर रोटेट करता है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज स्पिन मोशन। ठीक है और ये किसकी वजह से क्रिएट होता है? ये टॉर्क की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है तो ये हमारे पास बेटे बातें हो गई किसकी? किसकी बातें हो गई हैं? ये मोशंस की। और ठीक है अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो मेन टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है? मेन टॉपिक हमारे पास है, तो हमने देखो इसके अंदर अगर मैं समरी आपको पीछे वाली बताऊं तो इसके अंदर हमने दो चीजें सीखी। दो चीजें क्या सीखी कि भाई पहली चीज तो ये
सर के जो फोर्स होती है वो क्रिएट्स करती है, मतलब फोर्स क्या करती है, क्रिएट्स ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और सेकंड नंबर पर हमारे पास ये है कि जो टॉर्क होता है वो क्रिएट करता है, अच्छा यहां पर वर्ड क्रिएट की जगह हम प्रोड्यूसेस लिख सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बल्कि आना भी वही चाहिए, ठीक है। सो टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेटरी मोशन, या इसकी जगह पर आप एंगुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम अगर बात करें, कंपैरिजन करें दो मोशंस की, एक हमारे पास लीनियर जिसको हम ट्रांसलेशनल कहते हैं, दूसरा हमारे पास एंगुलर जिसको हम रोटेशनल भी कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये क्या होता है हमारे पास कि देखें पहले नंबर पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, स्पीड होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे कुछ इस तरह से, तो उसके अंदर बेटा रेडियस 1 r1 एंड दिस इज रेडियस r2, ठीक है, दिस इज पॉइंट p1 एंड दिस इज पॉइंट p2। इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी होती है और टाइम भी होता है। बेटा एंगुलर की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा से शो करते हैं, वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक्सेलरेशन जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से शो करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आप डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले हम इसको पिक्चर से समझते हैं। देखिए जी, अब आपके पास है एक सर्कल कुछ इस तरह से, ये सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से जिसको हम पॉइंट P1 भी कह रहे हैं। अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है पॉइंट P1 से पॉइंट हम कहते हैं भाई P2 तक। यहां से इस सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस 1, यहां से बेटा सेंटर का तक का डिस्टेंस रेडियस 2। क्लियर है बेटा, ये जो सर्कल का डिस्टेंस होता है ना, ये वाला जिसपे ये जो लाइन है इसको कहा जाता है S, इसको हम शो करते हैं S से, और इसे कहा जाता है R लेंथ, इसे क्या कहा जाता है R। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट P1 से P2 की तरफ जब मूव करता है तो R1 और R2 के दरमियान में एक थीटा बनता है जिसे हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम एक एंगल कहते हैं। बेटा ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है। देखिए द रेशियो बिटवीन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो बेटा इसकी डेफिनेशन हमारे पास है रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है।
लेकिन मेन पॉइंट्स में क्या है जिसके वजह की डेफिनेशन अधूरी है, वेन आर्क लेंथ एस एंड रेडियस आर इक्वल विथ ईच अदर, आर इक्वल विथ ईच अदर। मतलब ये कि ये जो रेडियस है अगर 1 मीटर का है तो ये आर्क लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो थीटा बन रहा है R1 और R2 के दरमियान में, इसे क्या कहा जाता है बेटा, इस थीटा को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है थीटा से, डिनोटेड बाय थीटा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो दिस इज द रेशियो बिटवीन थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आर्क लेंथ है दिस इज आल्सो द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, ये रेडियस है दिस आर्क, ये भी एक डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट P1 जहां पर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये जो आपके पास रेडियस नजर आ रहा है ये भी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी मीटर। इसका अगर हम इसको यूनिट निकालते हैं तो बेटा मीटर मीटर से कैंसिल, इसका मतलब ये है कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या ये यूनिट लेस या डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है? ये फ्रेंड्स क्या है, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी ना कोई डायमेंशन ना यूनिट, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, इसका जो यूनिट हम लेते हैं क्योंकि लाजमी सी बात है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट हमें लेना पड़ेगा। तो बेटा इसके 2 यूनिट्स हम लेते हैं। अगर यूनिट की बात अगर हम करें, इसके 2 यूनिट हमारे पास होते हैं। पहला जो यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियन में मेजर किया जाता है और डिग्री भी इसका यूनिट है, एक रेडियन और एक डिग्री। बट डिग्री हम यूज नहीं करते अपने फिजिक्स में, रेडियन का इस्तेमाल करते हैं जब हम एंगुलर मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। बेटा यहां तक तो ये हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तारीफ। ठीक है, अब हम जो डिस्कस कर, अब देखें सवाल आता है कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बात याद रखना कि ये आपके पास एक्सियल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एक्सियल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है सर? एक्सियल वेक्टर ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट, ये फर्ज करो एक सर्कुलर पाथ है आपके पास, ये क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है और ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो अपनी सारी फिंगर्स इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर लो, और जहां पर आपका थंब इरेक्ट करेगा वो डायरेक्शन इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर आपके पास ये कंडीशन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन है, तो बेटा इस एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन के अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगी वो इस स्क्रीन से बाहर होगी। ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। और बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी दी स्टूडेंट्स, वो होगी इनवर्ड द स्क्रीन। कहां होगी वो? इनवर्ड स्क्रीन होगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो डायरेक्शन है ये किससे मेजर की जाती है? ये राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड रूल से मेजर की जाती है। बेटा ये तो हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कुछ तारीफ। अब हम चलते हैं एक कन्वर्जन की तरफ। मतलब ये मैंने आपको बताया कि रेडियन और डिग्री दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स हैं, बट रेडियन एंड द डिग्रीज मतलब कुछ कन्वर्जन उसके अंदर होती है। तो हम कन्वर्जन अब करते हैं। ठीक है, देखें जी, हमने अभी जो लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा वो S इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ा। ठीक है, अच्छा आर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाकर डिवाइड, सो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। सॉरी ये फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम S इज इक्वल टू आर थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन सकता है। बेटा यहां पर ये जो आर है, एस, इसे कहा जाता है आर्क लेंथ, ठीक है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, and theta is the angle between R1 and R2। बेटा यहां पर ये जो आर्क लेंथ है, दिस इज आल्सो इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज आल्सो नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एंड दिस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये एक कांस्टेंट फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर दो कन्वर्जेंस करनी है। पहली तो ये कि अगर हम रेडियन टू डिग्री जाएं, ठीक है, रेडियन टू, हम ये कहें कि भाई जो 1 डिग्री होता है कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो ये आप कैसे निकालोगे? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। आपने देखें सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला लिखा है, इट इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। हमने कहा कि भाई ये जो s है ये किसके इक्वल होता है, दिस s इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसको हम 2 पाई r भी कहते हैं, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल आपके इक्वल होगा 360 डिग्री के, क्योंकि जो पूरा एक सर्किल होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0, 90, 180, 270 और अगेन फिर आपके पास ये 360, मतलब एक जो पूरा सर्किल होता है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हम थीटा की जगह पे 360 ले रहे हैं। तो इसकी जगह पे हमने लिखा 2 पाई आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और अगर हम इसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं आता। आर से आर कैंसिल, हमारे पास बचा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ठीक है। बेटा यहाँ पर 360 मल्टीप्लाई मान जाके डिवाइड्स टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। बेटा जब 2 पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 3.142, वैल्यूज पुट करोगे आंसर आपके पास आएगा 0. आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 0.0175 रेडियन। इसका मतलब ये है कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है डी स्टूडेंट 0.0175 रेडियंस के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिग्री टू रेडियन जाना चाहें तो किस तरह से जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, 1 2 3 एंड गो, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम अभी हम गए थे डिग्री टू रेडियन, अब हम जाएंगे रेडियन टू डिग्री, ठीक है। सेकंड नंबर पे रेडियन टू, मतलब कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, कैसे निकालेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, S इज इक्वल टू आर थीटा, सॉरी S की जगह पर आया आपका 2 पाई r इक्वल टू r इंटू थीटा, ठीक है। देन अगेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डियर स्टूडेंट्स, सो r से r कैंसिल, यहां पर बचा आपके पास 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। यहां अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कोई गल नहीं है, देन 1 इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखिए पहले हमने 2 पाई को डिवाइड किया था 360 से, अब हम 360 को 2 पाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है इस तरह से, ठीक है। तब मैं अब इसकी डायरेक्ट कन्वर्जेंस आपको सिखा देता हूं। डायरेक्ट कन्वर्जेंस कैसे सीखते हैं, देखिए आपका जो एक सर्कुलर, अगर आपका एक सर्किल होता है,
इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है जी बेटा, इसका जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये π/2, ये भी π/2। अगर आप ये 2 क्वाड्रेंट्स लोगे, ठीक है, मतलब 0 डिग्री से ये 90 डिग्री और फिर ये आपका 180 डिग्री, मतलब अगर ये 2 क्वाड्रेंट्स का आप सम करते हो इसका और इसका, तो ये आपके पास आंसर आएगा पाई। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो 2 क्वाड्रेंट होते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 270 डिग्री और ये आपके पास π/2 और ये भी आपके पास π/2 इक्वल होता है। देन अगेन ये 2 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होंगे, पाई के। ठीक है, और यहाँ पर अगेन आपके पास 360 डिग्री। बेटा कंप्लीट जो सर्किल होता है वो पाई प्लस पाई इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, कंप्लीट सर्किल किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। इसका मतलब ये कि अगर डिग्रीज के अंदर हम बात करें, यहाँ पे हम लिखते हैं लीनियर और यहाँ हम लिखते हैं एंगुलर। हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कंप्लीट सर्किल डिग्रीज के अंदर होता है वो 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर हम 360 का हाफ करते हैं तो 180, तो लाजमी सी बात है 2 का हाफ 1, तो यहाँ पे पाई रेडियन। ठीक है, अगर हम 180 का हाफ करते हैं तो 90, तो बेटा पाई का हाफ π/2 रेडियन। ये आपको मैं एमसीक्यूज बता रहा हूं जिसके हम शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं। अगर हम 90 का हाफ करें तो इट विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड π/2 का हाफ करें तो इट विल बी इक्वल टू π/4 रेडियन। बेटा अगर हम 45 इसी तरह से अगर हम 30 डिग्री यहाँ पे लेते हैं तो 30 डिग्री विल बी इक्वल टू π/6 रेडियन। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री विल बी इक्वल टू π/3 रेडियन। ठीक है, मतलब 6% आप 360 का निकाल लोगे तो वो π/3 बचेगा। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट सर्किल आता है। तो बेटा ये कन्वर्जेंस थी हमारे पास किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एक डिग्री को रेडियन में से कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो डिग्रीज होती हैं वो कितने रेवोल्यूशंस की इक्वल होती हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई। एंगुलर चांद लाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं साथ लाऊंगा। चलो हो गया मजाक, अब चलते हैं आगे। देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो उस वक्त उसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। जैसे हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस थी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा थी। ठीक है, तो ये जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस वक्त उसमें लीनियर क्वांटिटीज भी होती हैं और एंगुलर क्वांटिटीज भी होती हैं। बेटा जैसे वेलोसिटी हमारे पास होती है, वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, द रेट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास थी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। so it is denoted by ओमेगा। ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है ओमेगा, इसको थोड़ा ऐसे लिखा जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए इसके ऊपर एरो हम लगा सकते हैं। और इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो दिस इज नोन एज द रेट ऑफ change in angular displacement, the rate of change in angular displacement
known as per unit time, per specific time या per unit time, known as angular velocity। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो so dear students, omega is equal to the rate of change in angular displacement per unit time। this is known as अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गई एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट हमारे पास थीटा का होता है रेडियन और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो दिस रेडियन पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वैसे एक दूसरा यूनिट भी इसका देखा जाता है, इसको हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये इक्वल होता है। देखो 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है सर्किल का पूरा एक चक्कर। तो सर्किल का पूरा एक चक्कर का मतलब होता है कि 2 पाई, जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो 360 डिग्रीज होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, 2 पाई। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। और यहां पर लिखा है पर मिनट, पर का मतलब होता है ये वाली लाइन, और मिनट, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। दिस इज नोन एज 2 पाई डिवाइड बाय 60। बेटा 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आप याद रखना है। एंड दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर, ये जो यूनिट आपके पास डियर स्टूडेंट्स होता है हमारे पास, ये रोटेटरी मशीन्स, ये हम फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे करते भी हैं। रोटेटरी मशीन ज्यादातर कहां इस्तेमाल होता है, जो रोटेटरी मशीन होती है ना, जो ग्लेंडर मशीन हैं, ठीक है, और रोटेटरी मशीन, और हमारे पास जो मीटर होते हैं, बाइक के मीटर होते हैं, ये कार के मीटर होते हैं, उसमें ये 1 रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन पर मिनट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी वेव। अब बेटा हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द रिलेशन between angular and linear quantities। ठीक है, देखिए एक ऑब्जेक्ट, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ठीक है, ये इसका रेडियस r1, ये मूव करता करता कुछ यहां तक पहुंचा, ये रेडियस इसका r2, दिस इज नोन एज थीटा, ये ऐसा गया, ये लीनियर वेलोसिटी आ गई, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, सेंटीपिटल फोर्स आएगी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, और बहुत कुछ। इसका मतलब ये कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस वक्त लीनियर और एंगुलर जो क्वांटिटीज होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इस वक्त इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगी, जिसको हम S/R कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जिसको हम डेल थीटा डिवाइड बाय टी कहते हैं, और लीनियर वेलोसिटी भी होगी, जिसको हम v इज इक्वल टू S/R कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया आइडिया स्टूडेंट्स। हमने कहा कि भाई आपके पास एक इक्वेशन ये, ठीक है, 1 और 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 आपके पास ये रही और 2 आपके पास ये रही। आपने लिखा कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर टी। ठीक है, आपने यही लिखा। हमने कहा कि भाई जो थीटा होता है वो बराबर होता है S/R। सॉरी, कंपेयर नहीं, यहाँ पे कंप्यूट हम लिख सकते हैं, मतलब हमने पुट करनी है ना वैल्यूज। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई जो ओमेगा इज इक्वल टू
एस ओवर आर डिवाइड बाय टी। नाउ मल्टीप्लाई बाय आर ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर बोथ साइड करेंगे, तो बेटा बचेगा हमारे पास ओमेगा इंटू आर, जो कि यहाँ पर भी करना है, और इसी तरह से एस ओवर आर डिवाइड बाय टी मल्टीप्लाई बाय आर। आर स्टार कैंसिल, हमारे पास बचा ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू एस ओवर टी। और मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, देन यहाँ पर ओमेगा आर इज इक्वल टू टी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। यहाँ पर ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है और यहाँ पर ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखें इसमें इक्वेशन में हमें क्या मालूम हुआ, इस इक्वेशन में हमें मालूम क्या हुआ, ये स्टूडेंट्स में हमें जो इक्वेशन हमारे पास लिखी है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन अगर आप v के ऊपर एरो इज इक्वल टू आर ओमेगा के ऊपर एरो करोगे तो ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन कभी भी इक्वल नहीं होती। v इज नॉट इक्वल टू ओमेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं होती है, इसीलिए v के ऊपर और ओमेगा के ऊपर एरो हम नहीं लगा सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा दूसरी बात ये कि दिस आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, दिस आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, जिसको हम R1 और R2 कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा सर्किल का रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा इसकी लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ और यही मेन पॉइंट है सिस्टम के अंदर, तो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the radius of circle, the radius of, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आप सब बच्चों से है कि इस चैनल को जरा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें और इन वीडियोस को लाइक भी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।